एक सवाल है जो हमेशा से पूछा जाता रहा है। जीनियस पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? हाँ, ये सवाल तो है। क्या मोजार्ट या आइंस्टाइन जैसे लोग किसी किसी और ही दुनिया से आए थे, या उनके महान बनने के पीछे कोई छिपा हुआ रास्ता था? एक पैटर्न था। आज हम उसी रास्ते की, उसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी के कुछ अंश हैं, जिसमें इतिहास के सबसे महान लोगों के जीवन का विश्लेषण किया गया है। और हमारा मिशन ये समझना है कि महारत हासिल करने की वो कहानी असल में है क्या। और क्या उसे कोई भी अपना सकता है? और ये एक बहुत ही जरूरी कहानी है क्योंकि ये उस मिथक को तोड़ती है कि महानता जन्म से मिलती है। अच्छा। ग्रीन की रिसर्च का सबसे बड़ा सार यही है कि महारत एक प्रक्रिया है, कोई चमत्कार नहीं। ये एक सफर है जिसके कह सकते हैं कि 3 खास पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है अपने अंदर की उस चिंगारी को खोजना। चिंगारी? हाँ, जिसे आपका जीवन का लक्ष्य कहा जा सकता है। दूसरा है एक मुश्किल ट्रेनिंग का दौर, जिसे अप्रेंटिसशिप कहते हैं। और तीसरा है उस शिखर पर पहुंचना जहां आपका हुनर और आपकी सहज बुद्धि एक हो जाते हैं। चलिए, तो फिर पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं, वो चिंगारी। किताब में जिक्र है कि नेपोलियन अपने सितारे की बात करते थे, सुकरात के पास उनका डेमन था, हाँ। और आइंस्टीन ने एक अंदरूनी आवाज का जिक्र किया। ये सुनने में बहुत रहस्यमयी सा लगता है ना? क्या ये कोई दैवी शक्ति है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और रॉबर्ट ग्रीन इसे बहुत साफ करते हैं। ये कोई बाहर से आई शक्ति नहीं, बल्कि हमारे अंदर का ही एक गहरा प्राकृतिक झुकाव है। प्राकृतिक झुकाव? मतलब वो चीजें जिनकी तरफ हम बचपन में बिना किसी वजह के खिंचे चले जाते थे। वो कौन सा काम था जिसे करते हुए हमें समय का पता ही नहीं चलता था? लेकिन फिर क्या होता है? दुनिया बीच में आ जाती है। हाँ, माता पिता, समाज, दोस्तों की उम्मीदों का शोर, वो उस आवाज को दबा देता है। तो महारत का पहला कदम है उस शोर को थोड़ा कम करके अपनी उस असली आवाज को फिर से सुनना। एक मिनट, क्या इतनी छोटी सी चीज जैसे बचपन का कोई शौक सच में किसी के जीवन का लक्ष्य तय कर सकती है? मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी याद आ रही है। हाँ, बताइए। जब वो सिर्फ 5 साल के थे, उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिया था। हाँ, और वो कहानी इसका सबसे सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जरा सोचिए, एक 5 साल का बच्चा देख रहा है कि एक सुई है जिसे कोई छू नहीं रहा, फिर भी वो एक ही दिशा में घूम रही है। वो हैरान रह गए थे। बिल्कुल, वो उस अदृश्य शक्ति को देखकर हैरान रह गए। ये हैरानी, ये जिज्ञासा, ये उनके साथ जिंदगी भर रही। उनका पूरा जीवन इसी एक सवाल का जवाब खोजने में लग गया कि ब्रह्मांड को चलाने वाली वो अदृश्य शक्तियां आखिर हैं कौन सी। तो वो कंपास एक प्रतीक बन गया। उनके जीवन के लक्ष्य का प्रतीक बन गया। मतलब ये कि वो आवाज आपको ये नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि एक दिशा दिखाती है, एक सवाल देती है। सही पकड़ा। मार्था ग्राहम की कहानी भी कुछ ऐसी है, जो अमेरिका की सबसे महान डांसर में से एक मानी जाती है। बिल्कुल। मार्था को बचपन से लगता था कि वो शब्दों के जरिए अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाती। उन्हें हमेशा एक अधूरापन सा महसूस होता था। फिर एक दिन उन्होंने एक डांस परफॉर्मेंस देखी और उन्हें अपना जवाब मिल गया। उन्होंने देखा कि कैसे शरीर की हरकतों से वो सारी भावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं जिनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। उन्हें अपनी भाषा मिल गई। उन्हें अपनी भाषा मिल गई। वो समझ गई कि उनका काम शरीर के माध्यम से कहानियां कहना है। तो इसका मतलब ये है कि महारत का रास्ता कुछ नया बनाने से शुरू नहीं होता, नहीं, बल्कि अपने अंदर जो पहले से ही मौजूद है उसे फिर से खोजने से होता है। वो कौन सी जिज्ञासा थी जो बचपन में थी पर अब कहीं खो गई है? शायद वहीं से शुरुआत होगी। बिल्कुल। और एक बार जब ये दिशा मिल जाती है, जब वो चिंगारी आग बनने लगती है, तब सफर का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी दौर शुरू होता है। ठीक है, तो एक बार वो चिंगारी मिल गई, फिर क्या? क्या सिर्फ जुनून और दिलचस्पी ही काफी है, या इसके बाद असली मेहनत शुरू होती है? असली मेहनत तो अब शुरू होती है। किताब में इसे अप्रेंटिसशिप का दौर कहा गया है, और ये सुनने में काफी पुराना शब्द लगता है। शब्द पुराना है, लेकिन इसका मतलब आज भी उतना ही सच है, उतना ही प्रासंगिक है। देखिए, अप्रेंटिसशिप का असली मकसद डिग्री, पैसा या शोहरत कमाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका असली लक्ष्य है सीखना, अपने दिमाग और अपने चरित्र को बदलना। ये वो दौर है जो आपको कल्पना की दुनिया से निकालकर जमीनी हकीकत से रूबरू कराता है। अच्छा। ये आपके अंदर के धैर्य को जगाता है और बिखराव को खत्म करके आपको एक चीज पे ध्यान लगाना सिखाता है। इस बारे में चार्ल्स डार्विन की कहानी बहुत दिलचस्प है। वो स्कूल में एक औसत छात्र थे। हाँ, बिल्कुल औसत। उनके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, पर उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था।
फिर ऐसा क्या हुआ कि वही औसत छात्र इतिहास का सबसे महान जीव विज्ञानी बन गया? उनकी जिंदगी में आया HMS बीगल जहाज का सफर। वो उनकी असली अप्रेंटिसशिप थी। वो जहाज 5 साल तक उन्होंने दुनिया भर के जंगलों और द्वीपों की यात्रा की। ब्राजील के वर्षावनों में उन्होंने प्रकृति का वो रूप देखा जहां जीवन के लिए एक क्रूर संघर्ष चल रहा था। उन्होंने हजारों ऐसी प्रजातियों को देखा जिनके बारे में किसी किताब में नहीं लिखा था। तो उन्हें सब कुछ खुद सीखना पड़ा? इस अनुप्रव ने उन्हें मजबूर कर दिया। उन्हें चीजों को व्यवस्थित करना सीखना पड़ा, नोट्स बनाना सीखना पड़ा और गहराई से अवलोकन करना सीखना पड़ा। मतलब स्कूल की थ्योरी वाली पढ़ाई ने उन्हें कुछ नहीं सिखाया, लेकिन असल दुनिया के अनुभव ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। ठीक यही बात है। अप्रेंटिसशिप का मतलब है मैदान में उतरकर सीखना। इसके लिए रॉबर्ट ग्रीन कुछ सिद्धांत बताते हैं। पहला, सीखने को पैसे से ज्यादा महत्व देना। ये मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी याद कीजिए। उनके पिता का मोमबत्ती बनाने का कारोबार बहुत मुनाफे में था, लेकिन फ्रैंकलिन ने उसे छोड़कर एक प्रिंटिंग की दुकान में काम करना चुना, जहां पगार बहुत कम थी। बहुत कम। 1 मिनट, लेकिन क्यों? एक मुनाफे वाले काम को छोड़कर कम पैसे वाला काम कोई क्यों चुनेगा? क्योंकि उनका जुनून शब्दों में था, लिखने में था। वो जानते थे कि प्रिंटिंग की दुकान में रहकर वो किताबों के बीच रहेंगे, नए विचारों को जानेंगे और लिखने की कला को बारीकी से समझेंगे। तो उन्होंने लंबे समय के फायदे के लिए छोटे समय का नुकसान सहा। बिल्कुल, ये अप्रेंटिसशिप की पहली शर्त है। और दूसरा सिद्धांत क्या है? दूसरा सिद्धांत है एक बच्चे की तरह सीखने की इच्छा रखना, ये मानना कि आप कुछ नहीं जानते। माइकल फेरिंगे की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो एक गरीब परिवार से थे, उनकी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। अच्छा? उन्होंने महान वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी के असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू किया, जहां उनका काम बोतलें साफ करना था। सिर्फ बोतलें साफ करना? हाँ, लेकिन उन्होंने हर चीज को एक बच्चे जैसी जिज्ञासा से देखा। वो डेवी के हर प्रयोग को बहुत ध्यान से देखते थे, नोट्स बनाते थे, सवाल पूछते थे। इसी रवैये ने, इसी सीखने की ललक ने उन्हें उस दौर का सबसे बड़ा प्रायोगिक वैज्ञानिक बना दिया। और एक तीसरा सिद्धांत भी है जो थोड़ा आज के जमाने का लगता है, हैकर वाली मानसिकता। हाँ, मतलब सिर्फ पढ़कर नहीं बल्कि करके सीखना। कोशिश करो, गलती करो और फिर उस गलती से सीखो। हाँ, याय कॉम्बिनेटर के संस्थापक पॉल ग्राहम इसी की बात करते हैं। उन्होंने प्रोग्रामिंग किताबें पढ़कर नहीं सीखी, बल्कि खुद प्रोग्राम बनाकर सीखी। वो कोड लिखते थे, उसमें गलतियां होती थी, और फिर वो उन गलतियों को ठीक करते थे। बिल्कुल। और ये सीखने का सबसे तेज तरीका है। देखिए, अप्रेंटिसशिप का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस जानकारी को अपने हाथों से आजमाना है, उसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाना है। लेकिन इस लंबे और मुश्किल सफर में क्या अकेले चलना काफी है या किसी गाइड की, किसी गुरु की भी जरूरत पड़ती है? किताब में मेंटोर यानी गुरु की भूमिका पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी है। बिना मेंटोर के आप सही रास्ते पर तो पहुंच सकते हैं, लेकिन शायद उसमें 10 साल ज्यादा लग जाएंगे। 10 साल? हाँ, एक अच्छा मेंटोर आपको वो गलतियां करने से बचाता है जिनमें आप अपने कीमती साल बर्बाद कर सकते हैं। वो सिर्फ आपको जानकारी नहीं देता, वो आपको सोचने का तरीका सिखाता है। लेकिन क्या आज के दौर में मेंटोर की उतनी ही जरूरत है? मतलब यूट्यूब और ऑनलाइन कोर्सेज से तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तो क्या एक असली मेंटोर इससे ज्यादा कुछ दे सकता है? देखिए, ऑनलाइन कोर्सेज आपको क्या करना है ये बता सकते हैं, लेकिन एक अच्छा मेंटोर आपको बताता है कि कैसे सोचना है। अच्छा। वो आपको व्यक्तिगत फीडबैक देता है जो कोई वीडियो नहीं दे सकता। वो आपकी उन कमियों को पकड़ता है जिन्हें आप खुद कभी नहीं देख पाते। माइकल फैराडे और हम्फ्री डेवी की कहानी पर वापस लौटते हैं। हाँ, फैराडे ने डेवी को एक प्रयोग करते देखा था जिसमें उन्होंने साबित किया कि हीरा और कोयला दोनों एक ही चीज यानी कार्बन से बने हैं। सही। फैराडे के लिए सबसे चौंकाने वाली बात प्रयोग का नतीजा नहीं थी। नहीं, उनके लिए सबसे बड़ी सीख थी डेवी की सोचने के प्रक्रिया। हाँ, कि कैसे डेवी के दिमाग में एक सवाल आया, कैसे उन्होंने उस सवाल को एक प्रयोग में बदला और कैसे उन्होंने उस प्रयोग को सटीकता से अंजाम दिया। ये वो चीज थी जो किसी किताब में नहीं लिखी थी। ये तो सिर्फ एक गुरु के साथ रहकर ही सीखा जा सकता था। बिल्कुल सही बात है। और इसमें एक और पहलू भी है। मेंटोर सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, वो आपको जवाबदेही भी बनाता है। जब आपको पता होता है कि कोई आपके काम को देख रहा है तो आप ढील नहीं दे सकते। सही। लेकिन इस रिश्ते में खतरा भी तो है। क्या होगा अगर मेंटर आपको आगे ही ना बढ़ने दे? और ये कहानी का सबसे जरूरी मोड़ है। मेंटरशिप का अंतिम लक्ष्य गुरु की परछाई बनना नहीं है, बल्कि उनसे आगे निकलना है। उनसे आगे निकलना है।
फैराडे के जीवन में भी एक समय आया जब उन्हें महसूस हुआ कि डेवी उन्हें एक असिस्टेंट से ज्यादा कुछ नहीं समझते और उनकी सफलता से जलने लगे। अच्छा। तब फैराडे को उनसे अलग होकर अपनी पहचान बनानी पड़ी। एक अच्छे मेंटोर का काम आपको अपने पैरों पर खड़ा करना है, न कि जिंदगी भर के लिए बैसाखी बने रहना। तो अब तक हमने जुनून खोजने और हुनर सीखने की बात की, लेकिन ये सफर सिर्फ अपने काम को लेकर नहीं है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी बाधा अक्सर हमारे आसपास के लोग होते हैं। हाँ, करना पड़ता है और यहीं पर ज्यादातर प्रतिभाशाली लोग मार खा जाते हैं। कैसे? ग्रीन इसे भूली दृष्टि कहते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि दुनिया के सभी लोग हमारी तरह ही सोचते हैं, तर्क से काम लेते हैं और अच्छे इरादे रखते हैं, लेकिन असलियत ऐसी नहीं है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि हम दुनिया को अपनी ऐनक से देखते हैं और भूल जाते हैं कि हर किसी ने अलग नंबर की ऐनक पहनी हुई है। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल यही बात है। सामाजिक बुद्धिमत्ता का मतलब है अपनी ऐनक उतार कर सामने वाले की ऐनक से दुनिया को देखने की कोशिश करना। हम लोगों के कामों पर अपनी भावनाएं थोप देते हैं। अगर कोई हमारी आलोचना करता है तो हम सोचते हैं कि वो हमसे जलता है। अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो हम मान लेते हैं कि वो हमारा दोस्त है। हम उनके असली इरादों को समझ ही नहीं पाते और अपनी सारी ऊर्जा भावनात्मक लड़ाइयों में बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल। युवा बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी इसका सबसे सटीक उदाहरण है। वो अपने काम में बहुत होशियार थे, तर्कसंगत थे, लेकिन लोगों को समझने में एकदम अनाड़े। बिल्कुल। जब उन्होंने छिपकर अपने भाई के अखबार के लिए मशहूर डोगुट पत्र लिखे और बाद में सच्चाई बताई, तो उन्हें लगा कि भाई उनकी तारीफ करेगा। पर हुआ उल्टा। भाई की ईर्ष्या और गुस्सा भड़क उठा। फिर फिलाडेल्फिया में गवर्नर ने उन्हें लंदन जाकर अपना प्रिंटिंग प्रेस खोलने के लिए मदद का झूठा वादा किया। और फ्रैंकलिन उन पर भरोसा करके खाली हाथ लंदन पहुंच गए। हाँ, वो बार-बार लोगों को पढ़ने में गलती कर रहे थे। तो उन्होंने खुद को बदला कैसे? उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। उन्होंने लोगों को एक किताब की तरह पढ़ना शुरू किया। वो उनकी बातों पर नहीं, उनके कामों पर ध्यान देने लगे। वो उनके डर, उनकी असुरक्षा, उनके स्वार्थ को समझने लगे। अच्छा। धीरे धीरे लोगों के साथ व्यवहार करना उनके लिए शतरंज के खेल जैसा हो गया, जिसमें वो भावनाओं में बहे बिना सही चाल चल सकते थे। यही सामाजिक बुद्धिमत्ता की शक्ति है, लोगों को वैसे देखना जैसे वे हैं, न कि जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। ये तो हुई बाहरी बाधाएं, लेकिन कुछ अंदरूनी दुश्मन भी तो होते होंगे। किताब में कुछ भावनात्मक नुकसान यानी इमोशनल पिटफॉल्स की चेतावनी भी दी गई है। हाँ, और ये खासकर उन लोगों के लिए है जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ा खतरा है रूढ़िवाद, कंजर्वेटिज्म। रूढ़िवाद मतलब जब आपका कोई तरीका काम करने लगता है तो आप उसी से चिपक जाते हैं। आप कुछ भी नया आजमाने से डरने लगते हैं क्योंकि आपको फेल होने का डर सताने लगता है। आपका दिमाग जो पहले खुला था अब बंद होने लगता है। ये बात तो बहुत जानी पहचानी लगती है। जैसे हम किसी चीज में थोड़े अच्छे हो जाते हैं, हम जोखिम लेने से डरने लगते हैं। और दूसरा बड़ा जाल है अहंकार, ग्रैंडियोसिटी। जब आपको थोड़ी सफलता मिलती है और लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं तो आपका ध्यान काम से हटकर उस तारीफ पर चला जाता है। आप ये भूल जाते हैं कि आपकी सफलता में किस्मत का, सही समय का और दूसरे लोगों की मदद का भी हाथ था। आप खुद को जीनियस समझने लगते हैं। और जैसे ही आपका ध्यान काम से हटकर वाहवाही पर जाता है, आपका सीखना बंद हो जाता है, क्योंकि अब आप फीडबैक को एक तोहफे की तरह नहीं बल्कि अपनी आलोचना की तरह देखने लगते हैं। और वहीं पर आपका विकास रुक जाता है। एकदम सही कहा। ये दोनों जाल, रूढ़िवाद और अहंकार, आपको महारत के शिखर पर पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी को अगर हम समेटें तो ये जीनियस की नहीं बल्कि एक इंसान के सफर की कहानी है। हाँ, एक मानवीय सफर की। अपने अंदर की आवाज को सुनने से लेकर सालों की अनुशासित मेहनत करने, गुरु से सीखने और फिर सामाजिक और भावनात्मक बाधाओं को पार करने तक का सफर। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी का सार ये है कि जीनियस कोई पैदाइशी चमत्कार नहीं बल्कि एक रेसिपी है। एक रेसिपी। हाँ, रेसिपी के 3 हिस्से हैं। पहला, वो काम ढूंढिए जिसमें आपकी गहरी दिलचस्पी हो। दूसरा, उसे सीखने में सालों की मेहनत लगाइए, भले ही वो शुरू में उबाऊ लगे। और तीसरा, लोगों को पढ़ना सीखिए, क्योंकि हुनर अकेले काम नहीं आता। महान लोग, जैसा कि ग्रीन कहते हैं, एक कुशल कारीगर की गंभीरता रखते हैं। वो जानते हैं कि एक बड़ी इमारत बनाने से पहले हर एक ईंट को ठीक से रखना सीखना पड़ता है। और आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ,
किताब में महारत के सबसे ऊंचे स्तर को सहज ज्ञान या इंट्यूशन कहा गया है। इंट्यूशन। ये वो अवस्था है जब आपका ज्ञान और आपकी प्रवृत्ति एक हो जाते हैं। आप एक बच्चे की तरह सोचने लगते हैं, खुले दिमाग से, बिना किसी पूर्व ग्रह के, लेकिन आपके पास सालों का अनुभव और ज्ञान होता है। ये तर्क और जादू का एक अद्भुत मिश्रण है। तो सवाल ये है कि आज की इस दुनिया में जो सूचनाओं, विकर्षणों और दूसरों की राय से भरी पड़ी है, हमारे अपने बचपन की कौन सी एक गहरी रुचि या जिज्ञासा उस केंद्रित सहज शक्ति को फिर से खोजने की चाबी हो सकती है? वो कौन सी दबी हुई आवाज है जो बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रही है?